गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो अपने 6 to 12 एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू की है, उसमें हमने जो आज हमारा एसएसटी का जो है हिस्ट्री का 8वां अध्याय आज हम करने वाले हैं। 7 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल से नया जुड़ा है, जिसने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके एक बार क्लासेस जो पीछे वाले अध्याय हैं उनको कंप्लीट ज़रूर करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 8 जो हमारा है 8वां अध्याय जो हमारा है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। यहाँ से शुरू करते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे हुए थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म करके उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। तो यहाँ से हम देखेंगे, हमारी हेडिंग है लोहे के औजार और खेती। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, चैप्टर 4 या 5 में हमने पढ़ा था लोहे का इस्तेमाल कब होना शुरू हुआ। और लोहे के औजार मतलब लोहे के जब फाल यूज़ किए गए तो कृषि में भी वृद्धि हुई। तो इसी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। कितने साल पहले? 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? महापाषाण कब्रों में, ठीक है। इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? चैप्टर 4 में। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। कितने साल पहले? 2500 साल पहले। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल थे, जो हमने अध्याय 5 में पढ़ा था, ठीक है। जब कृषि का उत्पादन बढ़ गया था लोहे के फाल यूज करने से, ठीक है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो इधर ये दिखाया गया है औजार, ठीक है। औजार हैं, इनकी सूची ये दिखाए गए हैं। हंसियाँ, कुल्हाड़ी, संसी, ये हंसियाँ है ऊपर वाला, बीच वाला कुल्हाड़ी है, ये संसी है। लोहे की ऐसी 5 चीज़ें आप बताइए जो आप यूज़ में लेते हैं। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्य का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई की काफ़ी उपयोगिता साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खालिस्तानों, ये एक एक्टिविटी आपको दी है। किसानों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, ठीक है। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ा। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों के लिए। गांव में कौन रहते थे? हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल में बड़े भूस्वामी को वेल्ला, साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर को दास कैडिसियार तथा अदमई कहते थे। देखिए, ये क्वेश्चन भी एज इट इज सीटेट में आया हुआ था कि जो तमिल के बड़े भूस्वामी हैं उनको क्या कहते थे? तमिल के बड़े भूस्वामी को क्या कहेंगे? वेल्ला, ठीक है। और जो साधारण हलवाओं थे उनको क्या कहते? उनवार। और जो भूमिहीन दास थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, उनको क्या कहते थे? केडिसियार और अदमई। क्या कहते थे? केडिसियार और अदमई। तमिल क्षेत्र के जो बड़े भूस्वामी थे उनको कहते थे वेल्ला। जो साधारण हलवाओं थे उनको कहते थे उनवार।
और जो जिनके पास भूमि नहीं थी, भूमिहीन मजदूर जो थे, उनको क्या कहा था? दास कैडिसियार और अदमई। ठीक है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो देश का उत्तरी हिस्सा था, ठीक है, देश का उत्तरी हिस्सा, उसके जो गांव का प्रधान व्यक्ति था वो क्या कहलाता था? ग्राम भोजक। गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ठीक है, जो ग्राम भोजक वाला पद है, देखिए एक बार दोबारा देखिए, गांव का जो प्रधान व्यक्ति था वो क्या कहलाता था? ग्राम भोजक। और जो तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी थे उनको क्या कहते थे? वेल्ला। और जो साधारण हलवाई थे उनको क्या कहते थे? उनवार। और जो जिनके पास भूमि नहीं होती थी, भूमिहीन जो मजदूर थे, उनको क्या कहेंगे? दास कैडेसियार और अदमई। ठीक है, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। आनुवंशिक मतलब एक के, मतलब जैसे किसी का पिता है उस पद पर, तो उसका बेटा होएगा, फिर उसका बेटा, ऐसे मतलब चलता रहता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास, मतलब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी वही होता था जो गांव का ग्राम भोजक का पद मिलता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। किन्हें सौंपते थे? ग्राम भोजक को। राजा जो है कर वसूलने का काम किसको सौंपते थे? ग्राम भोजक को। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ठीक है, न्यायाधीश और पुलिस का भी काम कौन करते थे? ग्राम भोजक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। देखिए ये हेडिंग भी एज इट इज आई हुई थी। जो ग्राम भोजक है, ठीक है, जो ग्राम भोजक है, इसके अलावा जो स्वतंत्र कृषक होते थे उन्हें क्या कहते थे? गृहपति। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे। ठीक है, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। ठीक है, अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार होते थे। यहाँ से देखते हैं प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहेंगे? संगम साहित्य। तमिल की प्राचीन रचनाओं को क्या कहेंगे? संगम साहित्य। इसकी रचना कब हुई? लगभग 2300 साल पहले। संगम साहित्य की रचना कब हुई? लगभग 2300 साल पहले। इन्हें संगम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। इनको संगम क्यों कहा गया? क्योंकि कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया जाता है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। देखिए, जो तमिल की प्राचीनतम रचना कौन सी है? संगम साहित्य। तमिल की प्राचीनतम रचना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तमिल की जो प्राचीनतम रचना है वो क्या है? संगम साहित्य। और इसकी रचना कब की गई? लगभग 2300 साल पहले। ठीक है, इनको संगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है नगर। क्या कहती हैं कहानियां? यात्रा, विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तो यहाँ से हम देखेंगे। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई थी जिसमें यह बताया गया था कि एक निर्धन जो है किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो यहाँ देखते हैं एक कहानी दी गई है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। ठीक है, एक सिक्के में जो है उस चूहे को, जो मतलब बिल्ली वाला जो भोजनालय जहाँ पे बिल्ली रहती थी वहाँ पे बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियों और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया।
मतलब जो भिखारी है उसने जो वहाँ का मतलब वहाँ पे जो राजा के वहाँ पे जो रहता था उससे कहा कि जो ये लकड़ियाँ और जो ये पत्ते हैं वो मुझे दे देना। तो जो तुरंत वो जो है माली मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा किया कि टहनी और पत्ते के बदले मैं तुम्हें एक एक मिठाई मिलेगी। ठीक है, मतलब एक एक मिठाई दूंगा। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे के एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजर रहा था। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। देखो उसने कितना दिमाग लगाया। पहले माली से कहा कि लकड़ी और पत्ते मुझे दे देना, तो उन्होंने बच्चों से कहकर बच्चों को लालच दिया कि मैं तुम्हें मतलब मिठाई दूंगा। तो उससे सब बच्चों ने वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी। फिर वहीं पे राजा का जो कुम्हार था वो बर्तनों को पकाने के लिए मतलब लकड़ी की तलाश में घूम रहा था। तो उसने उस जो है उसी को राजा की लकड़ी राजा को ही बेच दी है, उन्हीं को मतलब दे दी और उसको बहुत सारे पैसे मिल गए। ठीक है, अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसे घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया, जो घास काट रहे थे। तो उसने उन लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आया। ठीक है, यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़ों के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने उस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। देखिए देखिए कितना दिमाग लगाया उसने, है ना। तो यहाँ देखते हैं प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। ठीक है, शहरों गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते हैं। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों में सजाया जाता था जहां पर लोग आते थे। देखिए यहाँ पे दिल्ली में मिला ये ब्लैक कूप हड़प्पा की जल निकाय व्यवस्था से भिन्न है। ये नीचे दिखाई गई है सांची की मूर्तिकला। यह है मध्य प्रदेश की स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला, ये इधर। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। महाजनपदों की राजधानी थे, जैसा कि आपने पढ़ा। ठीक है, कि कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में विलय कूप मिले। क्या मिले? विलय कूप। ये इधर दिखाए गए ना। तो क्या क्या होते हैं विलय कूप? ये विलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये विलय कूप लोगों के घरों में होते थे। तो विलय कूप किस लिए इस्तेमाल होते थे? गुसलखाने, नाली, जो कूड़ादान है उसके लिए विलय कूप इस्तेमाल होते थे। और कहाँ होते थे? लोगों के घरों में। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत वर्णन किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। तो यहाँ से देखते हैं जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने उल्लेख किया है। ठीक है, अब यहाँ पे भरूच को ढूंढने के लिए गया। यहाँ पे देखिए एक कहानी और है, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्के मैंने बताया था ना, किसी धातु को जो पीट कर बनाया जाता है उन पर मोहर छाप दी जाती है। तो यहाँ से पढ़ते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्ता या गोल होते थे।
ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह जो है ठप्पे से बनाए जाते थे, ठप्पा मारकर, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं सिक्के। अब हम इन सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे जो आहत सिक्के हैं। तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति या मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा गया? आहत सिक्के। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र ये इधर दिखाया गया है। ठीक है, चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहते थे। चांदी और तांबे के धातु से ये बनाए जाते थे और इन पे आहत कर कर, थप्पा मारकर इनको बनाया जाता था, पीट कर। ठीक है, देखिए ये एक विनय के अन्य साधन है, एक कविता है एक छोटी सी। तो यहाँ से देखते हैं नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। ठीक है, अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। तो मथुरा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय में एक महत्वपूर्ण नगर रहा। कौन? मथुरा। क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। देखिए ये भी स्टूडेंट्स एज इट इज़ ये क्वेश्चन आया हुआ था कि यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर कौन स्थित था? कौन था? मथुरा। ठीक है, इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम में पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसके अनेक मंदिर थे। आसपास के किसानों तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। जो मथुरा था बेहतर मूर्ति बनाने का एक केंद्र था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मथुरा के बारे में पढ़ा। जो मथुरा है वो 2500 साल पहले से ज़्यादा एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। ठीक है, यहाँ पे यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर यह जो है स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे क्या होता था? बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र। बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र कहाँ था? मथुरा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लग रही है और आपको पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। मथुरा क्या रहा है? एक धार्मिक केंद्र। और किसकी राजधानी बनी ये? 2000 साल पहले कुषाणों की राजधानी। कुषाणों की राजधानी कौन सी बनी? मथुरा। कितने साल पहले? 2000 साल पहले। ठीक है, जो मथुरा है एक धार्मिक केंद्र भी बना रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। क्या है? बौद्ध विहार और जैन मंदिर। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, अभी भी है। ठीक है, मथुरा में कृष्ण के लिए मानी जाती है ना, उधर जाते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। जो मथुरा है वो कुषाणों की राजधानी बनी। मथुरा किसकी राजधानी बनी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मथुरा किसकी राजधानी बनी? कुषाणों की। ठीक है, और जो बौद्ध विहार और जैन मंदिर यही हैं। ठीक है, और कृष्ण भक्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था, नहीं अभी भी है। मथुरा में प्रस्तुत खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान से उल्लेखित करते थे। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकारी इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा में अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, मालाओं और इत्र बनाने वाले भी उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये सब अपनी अपनी चीज़ें दान में देते थे। ठीक है, सुनार सोना दे देता था, लोहा बुनकर कुछ बना देते थे, टोकरी बुनने वाले मतलब वहाँ पे माला बनाने वाले, सब का उल्लेख वहाँ पे मिला है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और बहुत सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। जो मिट्टी के काले और सुंदर बर्तन मिले उनको क्या कहेंगे? चमकीले पात्र। क्योंकि ये
ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक है, जो चमकीले और काले पात्र कहाँ मिले हैं? उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में। तो ये यहाँ पे उत्तरी काले चमके पत्थर के बारे में बताया गया है। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पत्थर हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते हैं। इसके लिए परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती है। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती है जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। किसके? कपड़ों के। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ठीक है, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे जिन्हें श्रेणी कहा गया। ये भी आएगा। ठीक है, श्रेणी किसे कहा गया? व्यापारी व शिल्पकार जो अपने अपने संघ बनाते थे उनको क्या कहा गया? श्रेणी। ठीक है, जो शिल्पकार और व्यापारी थे जो अपने अपने संघ बनाते थे उनको क्या कहा गया? श्रेणी। शिल्पकारों को श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जो शिल्पकार है की श्रेणी था उनका क्या काम था? प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना था और जो तैयार माल है उनका वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। ठीक है, एक सेकेंड। किसके लिए किया जाता था? लाभ के लिए, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। ठीक है, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। तो इसमें बताया गया है जो शिल्पकारी हैं और व्यापारी हैं जो अपना संघ बनाते थे उसको क्या कहा गया? श्रेणी। शिल्पकारी और व्यापारी जो अपना संघ बनाते उसको क्या कहा गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, और शिल्पकारी जो संघ था उसका क्या काम था? जो शिल्पकारी श्रेणी था क्या काम था उनका? प्रशिक्षण देते थे, कच्चा माल उपलब्ध करवाते थे और जो तैयार माल है उसका वितरण करते थे। और जो व्यापारी श्रेणी होती थी वो व्यापार का संचालन करती थी। ठीक है, कुछ श्रेणियां जो बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग जो है अपने पैसे जमा करते थे, उस धन से वो निवेश के लिए मतलब लाभ किया जाता। जो लाभ में कुछ हिस्सा जो है लोगों को वापस लौटा दिया जाता था और कुछ हिस्सा जो बच जाता था वो धर्म आदि धार्मिक स्थानों पे लगा दिया जाता था, मठ में। ठीक है, तो ये सूत काटने के लिए बुनने के लिए कुछ नियम हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। किसके हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था। किसने लिखी थी अर्थशास्त्र? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अर्थशास्त्र की किसकी पुस्तक है? इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़, छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के लिए काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम जो मतलब है महिला, भिक्षुणी, वर्धा, वेश्या, राजा की अवकाशप्रद दासी, सेविकाओं तथा अवकाशप्रद देवदासियों को लगाया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी, ये पैराग्राफ पूरा का पूरा आया हुआ है। ठीक है, कि सूत काटने की कताई में किस किस को लगाया जाता था। ठीक है, किस किस को लगाया जाता था? जो विधवाएं होती थी, अक्षम सक्षम महिलाएं होती थी, जो भिक्षुणियाँ होती थी, वृद्धवेश्या होती थी, जो राजा की दासी होती थी, जो अवकाश पर मतलब उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, वहाँ से काम करना बंद कर दिया था, और सेविकाएं होती थी। ठीक है, इन सबको उसमें काम में लगाया जाता। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। मतलब जिनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वो क्या करती थी? जो है अपनी दासियों से वहाँ से कच्चा माल मंगवा लेती थी और अपने घर पे काम करके उन्हें मतलब वो काम तैयार करके तैयार माल उन्हें भिजवा देती थी वापस। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। तड़के मतलब सुबह सुबह, जहां उन्हें
पारिश्रमिक मिलता था, मतलब वेतन। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, ठीक है। मतलब जो भी वहाँ पे इंसान आदमी है वो औरतों की तरफ गलत नज़र से देखता है तो उसको क्या मिलती थी, सज़ा मिलती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होता था, उसके लिए उसका अंगूठा तक काट देते थे। देखिए, अगर काम पूरा नहीं किया तो जुर्माने के तौर पर उसका मतलब अंगूठा ही काट देते थे। यहाँ से देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। तो अरिकामेडु के बारे में हम इधर देखेंगे। जो अरिकामेडु है वो कहाँ है, पुदुचेरी में, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे रोम के बारे में बताया गया, ठीक है। आगे देखेंगे हम। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु का एक पतन था। मतलब जो अरिकामेडु है वो क्या था, एक पतन। कब, 2200 से 1900 साल पहले। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। जो ये अम्फोरा जैसे पात्र है वो कहाँ मिले हैं, यहाँ देखते हैं। देखिए, जो एम्फोरा जैसे पात्र है वो कहाँ मिले हैं, अरिकामेडु में, ठीक है। देखते हैं, इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं, अरिकामेडु में, ठीक है। एम्फोरा पात्र कहाँ मिला है, अरिकामेडु में। जो मतलब उसमें शराब या तेल मतलब रखते थे लोग, ठीक है। और इसके दोनों तरफ क्या लगे हैं, पकड़ने के लिए हत्थे। ये एज इट इज़ आया हुआ था, जिसके दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे हुए हैं वो उसको क्या कहेंगे, एम्फोरा पात्र होता है वो, ठीक है। और यहाँ पर जो एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता। इटली के जो एक शहर है एरेटाइन, उसके नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर जिनको ये लगता है कि एनसीईआरटी से नहीं आता है या नहीं आएगा, तो एज इट इज़ जब मैंने अपनी तैयारी की थी तो मेरे को भी यही लगता था, लेकिन जब एग्ज़ाम मैंने दिया तब उसमें पता चला कि बिल्कुल एज इट इज़ लाइन जो है एनसीईआरटी से जैसे पूरा पैराग्राफ ही उठा के दे देते हैं, इसी में से आता है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो अच्छे से आप इस एनसीईआरटी को पढ़िए, एक दो इसको रिवाइज करिए, इसको एक कहानी के तौर पर पढ़िएगा, ठीक है। एक बार में थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, उसको 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको कहानी के तौर पर ये हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु ये वही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं, ठीक है। कहाँ मिले हैं, अरिकामेडु में, ठीक है। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पत्थर रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने से पर्याप्त साक्ष्य भी मिले। मतलब मनके बनाने के जो साक्ष्य हैं वो भी मिले। देखिए इधर दिखाए गए अभिलेखित मिट्टी के ऊपर लिखा गया है, बर्तन नहीं है। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखे हैं। देखिए, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो यहाँ से देखते हैं अन्यत्र, यहाँ से पढ़ेंगे हम। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कौन सा, रोम जो है, ठीक है। जो ये रोम शहर के बारे में बता रहे हैं चित्र में, तो ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदानों के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक टोग्स ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था, ठीक है। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर बनाया है, ठीक है। किसका कहना था, जो वहाँ का शासक था, ऑगस्टस,
ठीक है। उसने कहा था जो रोम है वो ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर बना दिया। ऑगस्टस का और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल मतलब एम्पी थिएटर जो हैं, बड़े बड़े एम्पी थिएटर रंगमंडल बनवाए। इसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियां तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी भी लाया जाता था। ठीक है, ये बड़े बड़े जो खुले रंगमंडल हैं उनको क्या कहते थे? एम्पी थिएटर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का चैप्टर था, चैप्टर 8 जो हमारा हिस्ट्री का कंप्लीट होता है। ठीक है, कल हम चैप्टर 9 करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा जो है क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो ख़त्म होने वाली है। फिर हम क्लास 6 के जो, मैं सोच रही हूँ पहले आप लोग बताइएगा कि पहले मैं इस क्लास 6 के नोट्स की रिवीजन करवाऊँ या क्लास 7 हम अपनी स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप लोग बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन आंसर बताइए। तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे? इसको फील करिए। जो तमिल है उसमें बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे? वेल्ला। क्या कहते थे? वेल्ला। ठीक है, और ग्राम भोजकों की जमीन पर किसके द्वारा खेती की जाती थी? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ग्राम भोजकों को जमीन पर किसके द्वारा खेती की जाती थी? और तमिल में हलवाओं को क्या, हलवाई जो हैं उनको क्या कहते थे? भूस्वामी को तो वेल्ला कहते थे, हलवाओं को क्या कहते थे? उनवार। क्या कहते थे? उनवार। ठीक है, उनवार। ठीक है, और भूस्वामी को क्या कहते थे? वेल्ला। ठीक है, इसका जो ख है उसका क्वेश्चन आप उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो अधिकांश गृहपति थे उसको क्या कहें, मतलब गृहपति क्या होते थे? बताइए बताइए चलिए। और ब्लैक का उपयोग किसके लिए किया जाता था? बताओ, ब्लैक का उपयोग किसके लिए किया जाता था? नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए या जल निकाय के लिए? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। और आहत सिक्के किसके बने होते थे? किसके बने होते थे? चांदी के। ठीक है, चांदी और तांबे के, जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं। और मथुरा क्या था? मथुरा क्या था बताइए? धार्मिक केंद्र। क्या था मथुरा? धार्मिक केंद्र। और श्रेणी, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, जो 2 मैंने आपको दिए हैं होमवर्क के लिए, श्रेणी क्या होते हैं, और जो ये है हमारा ग्राम भोजकों की ज़मीन पर किसके द्वारा खेती की जाती थी, ये भी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास में। ओके, टेक केयर।